हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था एनसीएफ 2005 का, तो उस चैप्टर को आज हमको कंप्लीट करना है। बेसिकली इसका पार्ट फर्स्ट मैंने आप लोगों के लिए करा दिया था, ठीक है। जो हमारा एनसीएफ 2005 चल रहा है, तो उस एनसीएफ 2005 का मैंने पार्ट फर्स्ट आपको करा दिया था। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसको जाके देख लेना। जिन बच्चों ने भी नया एडमिशन लिया है, तो पार्ट फर्स्ट को जाकर आप लोग देख लेना। आज मैं पार्ट सेकंड आपको कराने वाला हूं, ठीक। तो पार्ट सेकंड के अंदर कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से मुद्दे हैं, उनके ऊपर एक एक करके आज हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एनसीएफ 2005 के आज के पार्ट सेकंड के बारे में। ठीक ठीक है भाई, सभी को गुड इवनिंग। मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, ठीक। देखिए, अगर मैं बात करूं आपके पार्ट सेकंड से बात करूं, तो पार्ट सेकंड के अंदर हमारा जो चल रहा था, पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको 3 चैप्टर कराए थे, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अंदर टोटल आपके 5 चैप्टर होते हैं। तो 5 में से हमारा जो तीसरा चैप्टर चल रहा था, तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने लैंग्वेज पढ़ लिया था, मैथमेटिक्स पढ़ लिया था। अब जो बाकी के सब्जेक्ट है, बाकी के सब्जेक्ट के संदर्भ में एनसीएफ 2005 क्या कहता है, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम एक एक पॉइंट को यहां पर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जैसा आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, जो आपके एग्जाम में सब्जेक्ट पेडागोजी पूछी जाती है, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, मान लीजिए आप लोगों का जैसे साइंस हो, सोशल साइंस हो, या फिर आर्ट एजुकेशन के बारे में आप लोग पढ़ते हो, तो उनके संदर्भ में, उनको पढ़ाने के संदर्भ में एनसीएफ 2005 क्या कहता है उसके बारे में नजर डालते हैं। देखिए, एनसीएफ 2005 के अंदर जो जो बातें यहां पर लिखी गई है, तो उसमें से बहुत सारी बातों को आपके एनईपी 2020 के अंदर उल्लेखित किया गया है। जब मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बताऊंगा, तो उसके अंदर आप लोग देख लेना कि बहुत सारी सिमिलरिटी इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगी, एनसीएफ 2005 के बीच में भी और आपके एनईपी 2020 के अंदर भी, ठीक। तो बहुत सारी समानता है। अगर आप लोगों ने इन कॉमन पॉइंट को नोटिस कर लिया, जो बच्चे के संदर्भ में कहती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एनसीएफ जो आपका 2005 है वो किस पर आधारित है, रचनावाद पर आधारित है। बेसिकली जहां पर सारी चीज बच्चे के लिए करनी है, बच्चे को भगवान मानना है, ये चीज मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी सिमिलरिटी है। इन सिमिलरिटी को आप लोग समझ गए, कुछ पॉजिटिव चीजों को, नेगेटिव चीजों को आप लोग समझ गए, तो आपके एग्जाम में जो पेडागोजी आनी है ना, उस पेडागोजी को आप लोग कर जाओगे। क्या कर जाओगे? उस पेडागोजी को आप लोग यहां पर कर जाओगे, जो आपके एग्जाम में पेडागोजी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं अपने बाकी के, जो हमारा टॉपिक बचता है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, बाकी जो हमारे सब्जेक्ट है उससे शुरुआत करते हैं। पहला सब्जेक्ट हमारे सामने आ गया साइंस, यानी जो विज्ञान होता है। लैंग्वेज का मैंने आपको बता दिया था कि लैंग्वेज कैसे करनी है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर पढ़नी है, त्रिभाषा सूत्र के अकॉर्डिंग यहां पर लैंग्वेज को पढ़नी है। जहां पर सबसे महत्वपूर्ण बच्चे की किसको मानना है? बच्चे की मातृभाषा को मानना है। ज्यादा ज्यादा अवसर आपको मातृभाषा में देने हैं बच्चों को, ठीक है। उसको कभी भी आपको प्रॉब्लम में नहीं मानना, हमेशा उसको एक रिसोर्स या संसाधन के रूप में मानना है। और उसी के संदर्भ में एक और देखने को मिलता है बहुभाषिकता, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म भी, जो कि ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। जहां पर अलग अलग बच्चे होंगे जिनकी भाषाएं, मातृभाषाएं खुद की अपनी अलग अलग प्रकार की होगी, तो उसको भी एज ए रिसोर्स, एज ए संसाधन आपको अपनी क्लासरूम के अंदर मानना है। जैसे आप लोग जितने वीडियो जो देख रहे हो, अलग अलग मातृभाषा वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपकी मातृभाषा है और जो आपकी बहुभाषिकता होती है, दोनों आपकी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और दोनों ही एक रिसोर्स का यानी संसाधन का काम करती है, ना कि प्रॉब्लम में डालती है। फिर मैंने शुरुआत कराई थी आपके चैप्टर नंबर 2 की मैथमेटिक्स के बारे में, जो कि बहुत लंबा चला गया था, जिसमें आप लोगों के तोते उड़ गए थे कि हमें सो जाने दो सर, बहुत हमें नींद आ रही है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स मैंने पूरा आपको बता दिया था कि मैथमेटिक्स के बारे में क्या क्या चीजें होती है। उसको आप लोग उसी क्लास में देखना, वरना फिर आज सो जाओगे, ठीक। तो अब बात करते हैं साइंस यानी कि विज्ञान के बारे में। एनसीएफ 2005 क्या कहता है, किस प्रकार का शिक्षण हमें साइंस का बच्चों को यहां पर देना चाहिए, ठीक। चलिए देखिए, यहां पर बात हुई है, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के अंदर बेसिकली जो हम चीजें सीखेंगे, वो सीखेंगे फैक्ट यानी तथ्य, और यहां पर सिद्धांत सीखेंगे, जो बेसिकली हम साइंस के अंदर सीखते हैं। यानी तथ्यों और सिद्धांतों पर बेसिकली फोकस किया जाए, क्योंकि उन्हीं पर आपको वेरीफाई करके, जो मान लीजिए आप फैक्ट सीख रहे हो, फिर आप उनको वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करके फिर आगे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करोगे, वही एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है, तो वही आगे एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाता है, ठीक है। तो इनको फैक्ट को, तथ्यों को, और इनको आपको सिद्धांतों को यहां पर सीखना है। वैज्ञानिक ज्ञान का सत्यापन भी करोगे, ये नहीं कि बस सीख लिया और काम चल गया, नहीं, उसको वेरीफाई भी करना है।
जब हम लोग छोटे से थे तो बेसिकली मेरा इंटरेस्ट कभी साइंस के अंदर इतना नहीं रहा है। तो जैसे हमारे भाई थे तो पता है क्या काम करते थे एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो ले लेते थे, क्या नाम है उसका, मेंढक। तो मेंढक को पहले तो उसके पीछे पकड़ते पकड़ते उसको मेंढक को ढूंढते थे, ठीक है, फिर कहते थे आज इसके ऊपर ये वाला एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक। तो मतलब वो जो अपना वेरिफिकेशन करते थे, सत्यापन करते थे कि इसका अपनी वैज्ञानिक ज्ञान का मेंढक के ऊपर करते थे। जैसा आप लोगों ने बहुत सारे साइंटिस्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है, जैसे व्यवहारवादी के अंदर बहुत सारे आ गए आपके, ठीक है, जैसे आपके थोंडाइक आ गए, तो इसे तो आप इन्हें तो आपका पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। उनके अलावा बाकी के जो आप लोग पढ़ते हो, स्किनर पढ़ते हो, वाटसन पढ़ते हो, ठीक है, तो ये बेसिकली किसके ऊपर करते थे, जानवरों के ऊपर करते थे कि देखो अब इनके ऊपर हम वेरीफाई करेंगे, सत्यापित करेंगे और फिर अपने एक्सपेरिमेंट को यहां पर साबित हम यहां पर कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए न्यूटन ने करा, XYZ किसी ने भी करा, तो ये सभी आपके साइंस में इस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक। उसके अलावा छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव भी यहां पर विकसित करेंगे, ठीक। अब जैसे मैंने कहा मुझे मेरा मन नहीं था साइंस में पढ़ने का, मेरे जैसे और भी बच्चे हो सकते हैं, आप में से भी हो सकते हो, तो यहां पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वैज्ञानिक स्वभाव को भी विकसित करे। मतलब जैसे जीन पियाजे कहते हैं कि हर जो छोटा बच्चा होता है एक नन्हा वैज्ञानिक होता है जो एक्टिव होकर अपने आप क्या काम करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। लेकिन उसी तरह टीचर को भी अपना एक छोटा साइंटिस्ट की बनाने की ओर उसको अग्रसित करने चाहिए बच्चों को, ठीक है, खासकर साइंस के आपके टीचर को, ठीक। ये बात आप लोग समझ गए। हमारे मुझे अभी भी ध्यान है, साइंस वाले बहुत तोड़ते थे, ठीक है, अभी ध्यान आ गया, अभी एकदम याद आ गया। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्राकृतिक जिज्ञासा, ठीक है। अब देखिए साइंस के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, नेचर को तो नुकसान पहुंच रहा है, तो आपको क्या काम करना है, जो बच्चों को नेचर में क्यूरियोसिटी जगे। जैसे ठीक है, अच्छा जैसे मान लीजिए कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट होता है, तो वहां पर जो साइंटिस्ट होगा ना, जो बड़ा फेमस हुआ XYZ, कोई भी आप दुनिया का उठा के देख लीजिए, उसके अंदर जिज्ञासा मची, अरे यार सेब ये ऊपर आके नीचे क्यों गिरा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सिद्धांत जितने भी पढ़े, अब हमारे यहाँ इंडिया के अंदर कोई होता सेब नीचे से ऊपर गिरा, अरे यार सेब गिर गया, चलो पकड़ के खा लेते हो तो लेकिन बाकी जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या काम करा, यार ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता है ना। तो इस तरीके से जो यहाँ पर आपको प्राकृतिक जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी, तभी आप लोग साइंटिस्ट बन पाओगे। अब तो नहीं बन पाओगे, अब तो बच्चों को आपको बनाना है, ठीक है। सौंदर्य बोध पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, सौंदर्य बोध पर आपको ध्यान देना है बेसिकली। देखिए मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर भी बताया था कि बच्चों के अंदर आपको सौंदर्य भावना का यहां पर विकास करना है। देखो जो बच्चा होता है ना, जैसे आप मैंने कहा कि हमारे वाला भाई जो होते थे ना, तो वो रहता था, क्या नाम है, फिर भूल गया मैं नाम उसका, मेंढक जो होता था उसके पीछे भागते थे, हम भी भागते थे उसके पीछे पकड़ने के लिए कि मेंढक को पकड़ लेंगे हम। तो फिर वो वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जगती थी, अरे ये क्या कर रहे हैं मतलब इसके साथ, ठीक है। तो यहां पर जो आपका सौंदर्य भाव है ना, सौंदर्य भाव को आपके एनसीएफ 2005 ने बड़ा महत्वपूर्ण माना है। क्यों महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है, बच्चे के अंदर अट्रैक्शन आता है। क्या आता है इसके माध्यम से, बच्चे के अंदर यहां पर आता है अट्रैक्शन आता है कि यार मतलब ये क्या चीज है, क्या ये हो रहा है। और फिर इसके माध्यम से बच्चा जो अपनी कला होती है और जो भी अपनी संस्कृति होती है उनको यहां पर सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पर अपनी कला संस्कृतियों वगैरह को यहाँ पर सीखने की, या साइंस के फैक्ट को जो भी रहते हैं उनको यहाँ पर बेसिकली सीखता है। तो हमको बच्चों को, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया साइंस का, आ गया या ईवीएस से संबंधित पेडागोजिकल क्वेश्चन आ गया कि आप बच्चों को कहीं पर घुमाने लेने जा रहे हो, मान लीजिए किसी जू या चिड़ियाघर के अंदर आप लोग लेकर चले गए, तो वहां पर एज ए टीचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपकी क्या रहेगी, क्या रहेगी महत्वपूर्ण भूमिका, कि वहां पर जाकर बच्चों को सिर्फ चिड़ियाघर दिखाना, या वहां पर जाकर सिर्फ बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से आपको जानवरों के बारे में दिखाना, या वहां पर बच्चों को सौंदर्य बोध का भाव विकसित करके उनको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने के लिए, यहाँ पर कहना है डिस्कशन करने के लिए कहना। तो सबसे बढ़िया तरीका ये वाला रहेगा, ना कि सरकारी स्कूल के बच्चों की तरफ से कि देख वो गैंडा खड़ा है, देख अभी पत्थर मारता हूं मेरी तरफ खाएगा, ये वाला काम नहीं करवाना बच्चों से। वहां पर अगर कोई ऐसा करता है तो उसको समझाना है, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे बड़े शैतान आपको देखने को मिलेंगे, नाक में दम दे देंगे आपकी, ठीक है। और रचनात्मकता तो विकसित करनी है, जो क्रिएटिविटी होती है वो तो आपको पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके अंदर आपको क्रिएटिविटी तो विकसित करनी है। किसी ने मारा ये वाला पत्थर, ठीक है, जैसे जैसे जू के अंदर जाते थे या किसी जानवरों को अपनी तरफ बुलाते थे, ठीक है, फिर मान लीजिए वो आ भी जाता था, फिर डर जाते थे, ठीक। तो ये बातें आपके कही हुई है साइंस के बारे में, आपकी ये वाली बातें कही हुई है, ठीक। अगर हम बात करें आपके अगले सोशल साइंस की बात करें, अगर हम बात करें अगले सब्जेक्ट आपके सोशल साइंस की बात करें, बेसिकली क्या है, जो आपका साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, आर्ट एजुकेशन हो गई, तो ये आपके आरटी 2009 के अकॉर्डिंग भी ये सब्जेक्ट आपके क्लास 8 तक पढ़ाने के लिए कही हुई है। क्या कही हुई है कि क्लास 8
में इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना है, या कभी कभी पर यहां पर आपको टीचर स्टूडेंट का रेशियो पूछ लेगा, या इन सब्जेक्ट की नॉलेज आपको पूछ लेगा। देखिए, टीचर स्टूडेंट रेशियो आप लोगों को पता है, पीटीआर जो होता है पीपल टीचर रेशियो, एनईपी 2020 में आपके जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए आपका पीटीआर दिया हुआ है। यहां पर जो आपका पीटीआर है जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हो, ठीक है, जो आप लोगों के आरटी 2009 के अंदर भी दिया हुआ है कि यहां पर क्लास 8 लिखा है, तो क्लास 8 के से बताता हूं पहले। क्लास 8 में हर 35 बच्चे पर आपका एक टीचर यहां पर होना जरूरी है, अगर मैं बात करूं क्लास 8 तक की बात करूं, ठीक है। लेकिन अगर वही बात आपके प्राइमरी तक के बच्चों की आ जाती है, क्लास 5 तक के बच्चों की आ जाती है, तो वह पर जो आपका टीचर स्टूडेंट का रेशियो वो हो जाएगा आपका 30:1 हो जाएगा, यानी 30 बच्चों पर आपका एक टीचर होना कंपलसरी है। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए। लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में देखे, यहां से जब बात चल रही है सोशल साइंस की, चल रही है साइंस की, चल रही है आर्ट एजुकेशन की बात चल रही है, कभी ये आ जाता है, मान लीजिए क्लास 8 का कोई बच्चा है और वहां पर बच्चों की संख्या 100+ हो गई, ठीक है, 100+ वहां पर बच्चे हो गए। अगर उस कंडीशन में 100+ वहां पर बच्चे हो गए, तो वहां पर एक ना एक परमानेंट टीचर आपको रखना पड़ेगा इन सब्जेक्ट में से किसी का, ठीक है, परमानेंट टीचर या फिर एक आपका पार्ट टाइम टीचर, ठीक है, या फिर आपका एक पार्ट टाइम टीचर आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हिंदी में बोलेंगे इसको पूर्णकालिक, पूर्णकालिक इसको बोलेंगे, यानी जो आपका परमानेंट होता है, और पार्ट टाइम को बोलेंगे आपका अंशकालिक बोलेंगे आपका, अगर मैं पार्ट टाइम की बात करूं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइमरी की बात करूं, तो प्राइमरी में अगर मान लीजिए संख्या बच्चों की 150+ होती है, तो यहां पर 150+ बच्चों की संख्या होगी, तो यहां पर सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, एक प्रिंसिपल की संख्या यहां पर बढ़ जाएगी, एक प्रधानाध्यापक की संख्या यहां पर बढ़ जाएगी, अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो, ठीक है। वरना तो आपका पीटीआर वही रहेगा, प्राइमरी में 30 और अब उसमें 8 तक में आपका 35 रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ चीजें हैं जो आपके एनईपी 2020 एनसेप 2005 में थोड़ी अलग है। लेकिन यहां पर जो आपके सब्जेक्ट ये आपके कराए जा रहे, क्लास 8 तक के आपके कराए जा रहे, जो आपके सब्जेक्ट पेडागोजी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब देखिए यहां पर एनसीएफ 2005 आपके सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के बारे में क्या कहता है उसके बारे में नजर डालते हैं, और आप लोग सभी भाग जाते हो बीच में से, मेरे कमेंट चले जाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, आएगा भाई, ये भी आएगा, स्कूल एंड एनवायरनमेंट, रुक जाओ अभी आएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है इनसे 2005 नजर मार के आए हो सारे के सारे, हाँ बढ़िया बात है, होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। देखिए सामाजिक विज्ञान के बारे में जब अगर मान लीजिए आप लोगों ने सोशल साइंस पढ़ी होगी, ठीक है, तो सोशल साइंस के अंदर बेसिकली कौन कौन से आपके चैप्टर रहते हैं, वहां पर अधिकारों की बात कही रहती है, ठीक है। वहां पर अगर मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ते हो तो किस प्रकार की ज्योग्राफिकल कंडीशन हमारे देश की बनी हुई है या विश्व की वहां पर बनी हुई है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। या फिर किस प्रकार से पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, उसके बारे में यहां पर चीजें यहां पर उल्लेखित है। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि जो आपकी सोशल साइंस का जो कंटेंट है, सामाजिक विज्ञान की जो सामग्री है, वो आपकी सामाजिक न्याय, समानता और विविधता के प्रति सम्मान आदि पर चर्चा करने पर केंद्रित होनी चाहिए। मान लीजिए आप लोगों को बच्चों का XYZ कोई भी चीज सिखानी है, तो आप लोग जो भी कंटेंट लाए, तो ये तो आपको पहले पता चलेगी होगी कि आपकी XYZ कोई भी क्लास हो उसमें आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी विविधताएं आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा देश खुद आपका कैसा है, विविधताओं से भरा देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। पहले जब आपका सीटेट का एग्जाम ऑफलाइन होता था, अब तो दोबारा ऑफलाइन हो गया, तो उसमें पहले बहुत क्वेश्चन आता था आपका इससे डेमोक्रेटिक से, ठीक है, तो वहां पर भारत और नेपाल की वहां पर बात रहती थी डेमोक्रेटिक से, जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता। अब तो बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेटमेंट उठा उठा के पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आपको सम्मान करना चाहिए। हर बच्चे के यहाँ पर जो अनुभव है, भाषा है, जिस प्रकार का उसका व्यवहार है, उनको आपको आदर करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मौके, अपॉर्चुनिटीज उनको आपको यहां पर देनी चाहिए, और सभी के साथ आपको सामाजिक न्याय और समानता के अकॉर्डिंग यहां पर उनको अपना जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड यहां पर आपको करना चाहिए। उसकी बात करें कि सामाजिक विज्ञान आपकी भारत की कौन सी स्थिति में आपकी चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक समस्या हो, उन दोनों को ही समझने पर आपका केंद्रित होना चाहिए। अब मान लीजिए आप लोगों ने आर्थिक तो समझ ली कि भाई आर्थिक ये चीज है, हम आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो गए। बहुत से ऐसे देश हैं जो आर्थिक रूप से बड़े संपन्न है लेकिन सामाजिक रूप से बड़े कमजोर है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप लोगों को ध्यान हो, एनसीएफ 2005 के जो मैंने 5 प्रिंसिपल आपको पढ़ाए थे, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चों को एक होमवर्क आपको देता हूं, ये होमवर्क आप लोगों के लिए 5 प्रिंसिपल की बात आ गई, होमवर्क आपको देता हूं, ये आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो आपके
5 ई की बात कही है जो आपका एक करिकुलम है, तो क्या किसी को 5 ई के बारे में पता है, 5 ई के बारे में पता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दो, अगर नहीं पता तो ये आपके लिए होमवर्क आने वाला है, कल अगली क्लास में मैं आपसे यही पूछूंगा। अगर आपने होमवर्क नहीं करा तो फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा? कुछ कर नहीं सकते, वरना तो बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि हमको अपने देश को ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी मजबूत करना है। वो कैसे होगा? मान लीजिए आपने देखा होगा, पैसे से तो हर कोई अमीर रहता है, लेकिन जो है ना वो मदद नहीं कर पाता, वो सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए किसी के पास थोड़ा सा पैसा आ गया, वो सोचेगा अरे यार अब मुझे क्या इनसे मतलब रखना है, मुझे तो और हायर सोसाइटी की तरफ यहां पर बढ़ना है। वो चीज यहां पर नहीं करनी। ठीक, सामाजिक विज्ञान जो आपका विषय वस्तु है वो उपरोक्त मुद्दों पर बहस और चर्चा को प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस हो, ईवीएस हो, एक्सवाइजेड कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके अंदर अगर आपका डिस्कशन आ गया, बहस आ गई, चर्चा आ गई, तो उसको देखते समझ जाना वो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि जहां पर डिस्कशन होगी, बहस होगी, वहीं पर नए नए विचार क्रिएट होंगे, एक बच्चों की क्रिएटिविटी वहां पर डेवलप होगी, तो वो सबसे ऑथेंटिक आपका माना जाएगा। अगर बच्चे को आपको किसी भी प्रकार का उनका डेवलपमेंट करना है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को ज्यादा बढ़ावा देना है, जिसके ऊपर आज की डेट के अंदर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान सामग्री बच्चे के अपने संदर्भ और पर्यावरण पर केंद्रित होनी चाहिए। अब देखिए ये भी आप लोगों के लिए ध्यान है, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कुछ लिख भी रहे हैं यहां पर, मुर्गा बनाना पड़ेगा ठीक है, इसको जरा करके लाना 5E को। ठीक है, अच्छा देखिए यहां पर मैं कह रहा था कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, जब मैंने एनसीएफ 2005 के आपको 5 प्रिंसिपल बताए थे, एक प्रिंसिपल उसमें कहता था कि आप बच्चों को XYZ कोई भी चीज पढ़ाइए, आप उसके वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके उसको पढ़ाइए, चाहे सोशल साइंस हो, ईवीएस हो, मैथमेटिक्स हो, XYZ कुछ भी हो, आप उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर उसको पढ़ाइए। ठीक है, तो ये पॉइंट इसके अंदर आ गया। सामाजिक विज्ञान के कंटेंट और सामग्री को, कंसेप्ट को बच्चों के दैनिक जीवन के बीच संबंध प्रदान करना चाहिए। सेम वही वाली बात है जो मैंने भी यहां पर रिपीट करी। आगे बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान की जो कंटेंट है वो बच्चों को अपनी राय बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। अब बेसिकली यार बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो आज की डेट के अंदर इसको इंकरेज करते हैं, बेटा पूछ तुझे और क्या पूछना है, अच्छा ठीक है, क्योंकि सरकारी नौकरी लगने के बाद थोड़ी जो है ना मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, अरे बैठो बैठो चलो आओ अपना सोशल साइंस से पढ़ाता हूं तुम्हें, खत्म हो गया, ठीक है आगे समझ, हाँ जी आ गया, चलो ठीक है खत्म, सिलेबस अपना कंप्लीट कराना है, क्योंकि ऑलरेडी इतना पेपर वर्क रहता है आज की डेट के अंदर। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगी, जिस टाइम आप लोग डिपार्टमेंट के अंदर चले जाओगे, XYZ कोई भी डिपार्टमेंट हो, पेपर वर्क इतना होता है। अगर मैं पढ़ाने की बात करूं ना, तो बच्चों को पढ़ाना तो दूर की बात है, अगर पेपर वर्क निपटा लिया तो बड़ी गनीमत की बात होगी। ठीक है, तो बहुत पेपर वर्क देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपनी राय दे रहा है तो अब ये मत कहना कि यार चिड़चिड़े हो रहे, अब हमारा मन नहीं कर रहा, अब हमको पेडागोजी, हम तो पेपर पास हो गया, तो उसको प्रोत्साहित एनकरेज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये आर्ट एजुकेशन आ गया, तो बच्चों को आर्ट एजुकेशन यानी कला शिक्षा आपको देनी है। ठीक है, कला शिक्षा आपको देनी है, वही कि मतलब जैसे इसके अंदर आपका सौंदर्य बोध आ गया, तो इस प्रकार की शिक्षा देनी है जहां पर बच्चे की कला को, संस्कृति को डेवलप करने के लिए दिया जाए। इसको आपको डिटेल में मैं आपको कराऊंगा। ठीक, तो आर्ट एजुकेशन के बारे में सिंपल अभी इतना ही समझिए। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बात करता है, कि सिंपल सी बात कहता है कि जो आपका एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो उसमें आपकी बच्चे की जो हेल्थ है, क्योंकि सभी डोमेन की बात करता है जो आपके डेवलपमेंट के होते हैं, कि बच्चे का शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, तो आपका हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन की बात करता है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो आपकी क्या शुरू हुई थी, मिड डे मील की योजना शुरू हुई थी। ठीक है, मिड डे मील की आपकी योजना शुरू हुई थी। ठीक है, कब शुरू हुई थी और किस देश में शुरू हुई, किस देश में कह रहा हूं, किस स्टेट में शुरू हुई थी, तो एक तो मुझे बताइए किस डेट को शुरू हुई थी, और सबसे पहला जो आपका फर्स्ट स्टेट था वो कौन सा स्टेट था जिसमें आपकी मिड डे मील की योजना शुरू हुई थी। देखिए, क्योंकि मिड डे मील की योजना आज की डेट में मिड डे मील नाम नहीं है, इसका नाम है आपका पीएम पोषण योजना। क्या नाम है आज की डेट के अंदर? आज की डेट के अंदर इसका नाम है पीएम पोषण योजना, यानी कि प्रधानमंत्री पोषण योजना इसका यहां पर नाम है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों को इसके अंदर क्या किया जाता है, बच्चों को यहां पर ताजा खाना दिया जाता है। ठीक है, और यहां पर उनको एक ऐसा हेल्दी खाना दिया जाए ताकि बच्चे के मानसिक विकास के साथ साथ हम उसका क्या कर सके, उसके शरीर पर, उसकी हेल्थ पर भी ध्यान दे सके। बच्चों को क्या दी जाती है, बच्चों को मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, जो छोटी मोटी बीमारियां रहती है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई विटामिन की गोली दे दी, तो वो विटामिन की ऐसी गोलियां बच्चों को यहाँ पर दी जाती है, उनके स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, तो ये आपके हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में चला जाएगा। ठीक,
1995। अच्छा, तो ये बताओ फर्स्ट स्टेट कौन सा है, जरा स्टेट बताओ, राज्य बताओ कि इसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, आपके मिड डे मील को लागू करने वाला राज्य कौन सा था, वो जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बता दो, जो पीएम पोषण योजना है, इस ये नाम कब डला था, मतलब मिड डे मील से पीएम पोषण योजना का जो नाम बदला वो किस साल में बदला था, वो नाम जरा बता दो। दो क्वेश्चन आपके लिए हो गए, तीन क्वेश्चन हो गए, इनको इनको जरा करना। एक तो 5E वाला हो गया, एक आपका फर्स्ट स्टेट लागू करने वाला, और एक आपका पीएम पोषण योजना किस साल से चालू हुई। ठीक है, ये साथ के साथ होमवर्क दे रहा हूं, ये वीडियो के एंड में बता देना मुझे। ठीक है, एजुकेशन फॉर पीस, ठीक है, शांति के लिए भी यहां पर शिक्षा दी जाती है। वही वाली बात मैंने बताई ना कि जैसे मान लीजिए हम बच्चों को कोई एजुकेशन दे रहे हैं, तो एजुकेशन का देने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चा सिर्फ अपना यहाँ पर आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, सामाजिक रूप से मजबूत हो सके। जी नहीं, आज की डेट के अंदर कहीं पर पीस देखने को मिल रही है? कहीं देखने को नहीं मिल रही। आप लोग खुद परेशान हो। ठीक है, तो अभी मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, अभी कुछ लोग गूगल करने लग गए होंगे, अभी ये नाम देखो, मेरा नाम बोलेगा, मेरा नाम बोल जाएंगे। कोई जॉब से परेशान है, कोई पेपर ना पास होने से परेशान है। मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि दो चार को मैं लपेट नहीं सकता यहाँ पर। ठीक है, गलत आंसर कभी देते हैं, तो हर कोई यहाँ पर परेशान है। तो यहाँ पर पीस एजुकेशन की भी बात यहाँ पर कही हुई है कि बच्चों को शांति की शिक्षा दी जाए। ठीक है, हाँ, तमिलनाडु, कर्नाटक, अच्छा, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। ठीक, ठीक है भाई, यहां तक आप लोग समझ गए। आगे बात है हैबिटेट एंड लर्निंग की बात हो रही है, मतलब सिंपल इसके अंदर ये समझना है कि यहाँ पर बच्चे की जो कॉम्पिटेंसी है उनको यहाँ पर आपको डेवलप करना है, जो भी बच्चे की क्षमता है उनको यहाँ डेवलप करने के ऊपर आपको जोर देना चाहिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, केरल भी बता रहा है। इन्हीं इन्हीं से तो मैं, मुझको भी पीस एजुकेशन चाहिए ना, टीचर्स के लिए भी यहाँ पर एजुकेशन की बात हो रही है। ठीक है, जैसे आपके जो स्कूल है, तो स्कूल के अंदर आपका हैप्पीनेस करिकुलम चलाया जाता है। ठीक है, क्या चलाया जाता है? हैप्पीनेस करिकुलम चलाया जाता है। तो हैप्पीनेस जो करिकुलम चलाया जाता है बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड रहता है, बच्चों के लिए रहता है। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, हैप्पीनेस करिकुलम को चलाने वाला स्टेट पहला कौन सा था, पहला राज्य कौन सा था, जरा वो बताओ। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन हैप्पीनेस करिकुलम को चलाने वाला पहला स्टेट, पहला राज्य कौन सा था, वो बताओ। उस करिकुलम के अकॉर्डिंग यहाँ पर टीचर्स के लिए भी ऐसे करिकुलम आने चाहिए जो दो चार, जैसा आप गलत आंसर दे तो उनको तोड़ने की, उनको लपेटने की यहाँ पर परमिशन दे सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं स्कूल एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जो कि अभी एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में कहा सर स्कूल एंड एनवायरनमेंट छूट गया। भाई छूटा नहीं है कुछ भी, मैं लेकर चल रहा हूं सारे साथ में, कि जो आपका स्कूल है और जो आपका वातावरण है वो किस प्रकार का होना चाहिए, चाहे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे उसके अंदर टीचर की बात हो, स्टाफ की बात हो, या उसके अंदर दी जाने वाली एजुकेशन की बात हो, वो किस प्रकार का होनी चाहिए, उसके बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है, उसके बारे में नजर डाल लेते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। देखिए, पहला यहां पर दिया है कि बच्चों के लिए उपयुक्त भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण का बेसिकली मतलब यह है कि जो बच्चे के लिए क्लासरूम है, या बच्चे के लिए लाइब्रेरी है, या बच्चों के लिए जो टॉयलेट्स बनते हैं, तो वो यहां पर कैसे होनी चाहिए, वो यहां पर एक्सेसिबल बिल्डिंग होनी चाहिए। यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो होनी चाहिए आपकी सुगम्य इमारत होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? सुगम्य इमारत होनी चाहिए। और खासकर मान लीजिए अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, तो दिव्यांग बच्चों के लिए तो आप लोग इसको देखते ही टिक लगा देना, क्योंकि दिव्यांग बच्चों के लिए आपकी सुगम्य इमारतें, एक्सेसिबल बिल्डिंग सबसे अप्रोप्रिएट मानी गई है। इस वाली बात को आपके एनईपी 2020 में भी कहा हुआ है। कैसे? मान लीजिए कोई दिव्यांग बच्चा है, कोई सही से देख नहीं पाता, चल नहीं पाता, तो उसके लिए क्या काम करिए आप लोग, उसके लिए व्यवस्था कीजिए, आप लोग ऐसे टॉयलेट की व्यवस्था कीजिए, आप लोग उस पर बच्चा आराम से बैठ जाए। उसके लिए आप लोग जो डेस्क आती है बच्चे की, उसकी व्यवस्था ऐसे करिए जहां पर बच्चों को बैठने के अंदर कोई दिक्कत परेशानी ना हो सके। ऐसी व्यवस्था आपको करनी है। लाइब्रेरी बनाइए, एक्सवाइजेड स्कूल के अंदर कोई भी चीज बनाइए, तो ऐसे बच्चों के लिए आप लोग ग्राउंड फ्लोर पर ऐसी व्यवस्था करिए। तो भौतिक वातावरण के अंदर ये चीज आपको करनी है। पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, वेंटिलेशन यहां पर होनी चाहिए। ये यहां पर क्लासरूम और जो स्कूल का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहां पर चीज होनी चाहिए। देखिए, आप लोग एक वर्ड पढ़ते होंगे बाला, ये आप लोगों ने ऑलरेडी शायद पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, बाला ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, मैंने इसको बता भी रखा है कई बार। जैसा आपका जो बिल्डिंग होती है, अगर इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करूं कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड, कि बिल्डिंग को भी हम लर्निंग एड के रूप में शामिल करेंगे, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पहले कई बार पढ़ चुका है। तो ये सब आपके भौतिक वातावरण के अंदर आता है कि बच्चों के लिए हम इसको बिल्डिंग को ऐसी अट्रैक्टिव बना दी कि बच्चा खेल खेल के माध्यम से सीख जाएगा। जो सीढ़ियां रहती है, चढ़ने वाली सीढ़ियां रहती है, उस पर आप टेबल बना दो, 2 4 6 8 10 की काउंटिंग बना दो कुछ भी, तो बच्चा सीढ़ी पर चढ़ेगा, 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इस तरीके से 1 2 3 4।
तो इसके माध्यम से बच्चा अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी भौतिक वातावरण से भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीख जाता है। उसके लिए स्कूल के अंदर आपके क्या होनी चाहिए, अच्छा खासा एक थोड़ा आपका खेलने का वो भी होना चाहिए, ग्राउंड भी होना चाहिए। ठीक है, ग्राउंड भी बच्चों के लिए खेलने के लिए होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड के माध्यम से क्या होता है, देखिए ये नहीं होता कि बच्चे का यहाँ पे सिर्फ शारीरिक विकास होता है, खेल कूद के माध्यम से बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उसका सामाजिक और नैतिक विकास भी होता है। वो कैसे होता है, जब हम कोई खेल खेलते हैं तो आपस में दो टीमें तो बढ़ती ही है, ऐसा तो है नहीं एक टीम ही रहती है। जब दो टीमें रहती है तो आपस में एक दूसरे से कंपटीशन रहता है, कंपटीशन रहता है तो दोनों टीम के मेंबर आपस में क्या निभाते हैं, सामाजिकता निभाते हैं कि भाई मिलकर रहेंगे सामने वाले को। ठीक है, सामाजिकता निभाते हैं, ठीक है, दोस्ती यारी कर लेते हैं बढ़िया वाली, चाहे दुश्मन भी हो। और नैतिकता अपने आप ही आ जाती है। मान लो लगता है कि यार हमारे वाला जो हमारा पार्टनर है वो परेशानी में, उससे चीज नहीं हो पा रही है, तो हम उसकी हेल्प भी करते हैं, नैतिकता भी करते हैं। तो ऐसा ग्राउंड भी स्कूल के अंदर आपको उपलब्ध कराना चाहिए। ये सभी आपके भौतिक वातावरण के अंदर आती है, जो एनसीएफ 2005 इस बात को यहां पर कहता है। ठीक है, अगर यहां पर बैठने की व्यवस्था की बात करें तो उसको मैंने आपको बता चुका हूं कि जो बैठने की व्यवस्था की अगर बात करी जाए, जो डेस्क आपकी होनी चाहिए, डेस्क आप किसी प्रकार से रखिए, लेकिन जब आपके टीचर की बात आ जाएगी तो टीचर को क्लास में कभी भी जेंडर वाइज नहीं करना। क्लासरूम में कभी भी ऐसे नहीं करना कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आगे बैठा दिया, बिना पढ़ने वालों को पीछे बैठा दिया। ठीक है, जिनको चिरांद बोलते हैं, जो पीछे बैठते हैं वही खतरनाक होते हैं सबसे ज्यादा। तो ये काम आपको नहीं करना, ये सब क्लासरूम के अंदर आपको ध्यान देना है। ठीक, अगला कहते हैं कक्षा में उचित शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा दुख वो बच्चे झेल रहे जो यहां पर यूपी वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनको विचारों को बहुत टाइम से एक ही चीज देखने को मिलती है, छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है तो अभी वैकेंसी नहीं आने वाली है। ये चीज बड़ी देखने को मिलती है, जिसके लिए बच्चे बहुत परेशान भी हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी अभी एक मीटिंग भी होने वाली है। लेट्स सी अगर उसके अंदर कुछ डिस्कशन हुआ आपको भर्ती को लेकर। ठीक है, अगर 27 तारीख को शिक्षक भर्ती को लेकर उसके अंदर कुछ आपका हुआ, कुछ चर्चा हुई तो मैं आपको बताऊंगा। अगर चर्चा नहीं हुई तो फिर आपको नहीं बताऊंगा, तो आपका सस्पेंस का मैटर है। क्यों, अभी क्या हुए डिपार्टमेंट के अंदर, अभी क्या हुए अंतर जनपदीय ट्रांसफर हुए। मतलब जो लोग अपने गृह जनपद के अलावा दूसरे जनपद में काम कर रहे थे और ट्रांसफर के जरिए उन्होंने क्या काम कराया, जो जो इसके लिए एलिजिबल थे, तो वो अपने वहां पर कोई नजदीक के में आ गया, कोई अपने ही जिले में यहां पर ट्रांसफर ले गया। तो ये अभी अंतर जनपदीय ट्रांसफर चले हैं। उससे पहले बेसिकली आपका क्या चलना था, आपके प्रमोशन होने थे, जो आपके जैसे यूपी की अगर मैं बात कर रहा हूं, बेसिक स्कूल के जो स्कूल होते हैं प्रमोशन होने थे। बट गवर्नमेंट ने एकदम उस प्रमोशन की सारी प्रक्रिया को खत्म करा। एक सीधा जियो आता है, नो प्रमोशन ओनली, सिर्फ अब आपका अंतर जनपदीय ट्रांसफर होगा। लेट्स सी 27 को क्या होता है, 27 को मैं आपको बता दूंगा कि उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ था, तो ये जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं। भर्ती के बारे में यूट्यूब पर भी बात कर लेंगे। स्कूल में बच्चों के लिए स्वच्छता और सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। देखिए आप लोग कभी स्कूल के अंदर जाओगे ना, खासकर सरकारी स्कूल के अंदर जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी स्टेट हो, तो आप लोगों ने खुद एक बात देखी होगी, वहां पर टीचर भी झाड़ू लगाता हुआ मिलता है, बच्चा भी झाड़ू लगाता हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये आपको स्वच्छता के प्रति आपको एक खुद भी जागरूक रहना है। खाली बच्चे से झाड़ू नहीं लगवानी, खुद भी लगानी है, क्योंकि वहां पर सफाई वाला बहुत बहुत दिनों के अंदर आता है, बहुत मनमानी चलती है। ठीक है, एक होता है डिपार्टमेंट, एक होता है जब डिपार्टमेंट के अंदर जाके काम करना पड़ता है, सारी व्यवस्था को झेलना पड़ता है, उस टाइम पर ये आपका बहुत चैलेंजिंग टास्क बनता है। बट आपको स्कूल में बच्चों के लिए ऐसा स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण आपको प्रदान करना है जहां पर बच्चा अपने आप को सेफ फील कर सके। आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, खासकर छोटी बच्चा रहती है, तो छोटे बच्चे भी उसके अंदर ले सकते हो, लड़कों को भी उसके अंदर ले सकते हो। तो उनका शारीरिक रूप से बड़े वो प्रताड़ित किए जाते हैं और फिर वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। तो छोटी क्लासरूम में आप बच्चों को क्या समझाइए, आप उनको छोटी क्लासरूम में बच्चों को समझाइए गुड टच और बैड टच के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई बच्ची है क्लासरूम के अंदर, तो उसको समझाइए कि बेटा अगर कोई आपके मतलब जो आपके पार्ट होते हैं, जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं, अगर कोई आपको इस प्रकार से टच कर रहा है, ठीक है, या इस प्रकार से यहां पर छूने की कोशिश कर रहा है, तो आप आके या तो मुझे बताइए, अगर मुझे नहीं बताते हो तो अपने पेरेंट्स को जाकर बताइए, क्योंकि छोटा बच्चा ये वाली चीजें नहीं बताता है। तो आपको स्कूल में जिम्मेदारी भी है ये आपकी। ठीक है, ये स्कूल में एक टीचर की जिम्मेदारी भी है कि बच्चों को इन चीजों के बारे में समझाए। हालांकि जिम्मेदारी टीचर की नहीं है, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए आपकी सरकार की, क्योंकि जब आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना था तो इस करिकुलम के अंदर क्या ये जब चीज ऐड नहीं होनी चाहिए थी, यहां पर ऐड होनी चाहिए थी आपकी करिकुलम के अंदर सेक्स एजुकेशन। ना ही इसको एनईपी 2020 के अंदर डाला गया और ना इसके अंदर तो खैर डाला ही नहीं गया,
क्योंकि जब हम ऑथेंटिक चीजों से बच्चों को कोई चीज समझाएंगे, आप लोगों को मैंने किशोरावस्था समझाई होगी, एडोलसेंस समझाई होगी, तो किशोरावस्था में जब वय संधि आती है, जो पॉवर्टी एज आती है, लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वहां पर जो किशोर है वो बड़े घबरा जाते हैं, अरे यार मतलब ये हमारे साथ क्या हो रहा है, मतलब हमारे साथ ही हो रहा है और किसी के साथ भी होता है, तो आप फिर इधर उधर उल्टी सीधी वहां पे सलाह लेता है। तो यहां पर अगर ऐसा करिकुलम सेट हो जाए जिसमें प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ऑथेंटिक जो आपका इसका जवाब देने वाला होगा, तो उनके माध्यम से जब बच्चों को शिक्षा मिलेगी या किशोर को शिक्षा मिलेगी, छोटे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, तो उसके लिए उससे ऑथेंटिक जानकारी कोई नहीं होगी जो स्कूल में उसको एज ए एजुकेशन के रूप में यहां पर कराई जाए या सिखाई जा सके किसी भी प्रकार से, ठीक है। बट इस करिकुलम के अंदर या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया। मेरे अकॉर्डिंग यहां पर करना चाहिए था। ये पॉइंट भी यहां पर बहुत सारे सुझाव गए थे एनईपी 2020 के लिए, यार इतने सुझाव गए थे, खुद हमारी साइड से बहुत सारे सुझाव गए थे, बट जो मानने होते वही मानने होते सरकार को, ठीक है। स्कूलों को भी छात्रों के साथ समानता का, न्याय का, सम्मान का, गरिमा और छात्रों के अधिकार के साथ व्यवहार करना चाहिए। मतलब वही वाली बात है कि स्कूल को किसी के साथ भी यहां पर पार्शियलिटी नहीं रखनी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव यहां पर नहीं रखना चाहिए। सभी बच्चों को अपना बच्चा समझना चाहिए। किसी के साथ भी धर्म, जाति, पंथ या आर्थिकता के आधार पर उनके बीच में कोई यहां पर भेदभाव नहीं आपको करना है। एज ए टीचर और एज ए स्कूल ये आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों के प्रति। सभी छात्रों को स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, सभी गतिविधियां होती है, उसमें भाग लेने की ज्यादा ज्यादा अवसर दे। आप लोगों ने कभी पेडागोजिकल क्वेश्चन पढ़ा होगा, यहां पर अवसर की जगह बोल देता है प्रतिबंधित करने की बात होता है, जी नहीं। एनसीएफ कहता है, 2005 कहता है, जितना बच्चा अपना खुद करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखेगा, जितना ज्यादा आप उनको अपॉर्चुनिटीज दोगे, गतिविधियों में भाग लेने के लिए अवसर दोगे, उतना ही ज्यादा बच्चा उस चीज को सीखेगा और लंबे टाइम तक उस चीज को यहां पर याद कर पाएगा। इसके बारे में एनसीएफ 2005 यहां पर कहता है, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ स्पेशल मतलब ऐसे बहुत सारे रिकमेंडेशन है जो आप लोग फिलहाल कमेंट बॉक्स के अंदर दे रहे हो। देखिए रिकमेंडेशन का फायदा तब होता है तब, मतलब जैसे एनईपी 2020 बनी थी, तो यहां पर बहुत सारे यहां पर इनफैक्ट सभी से रिकमेंडेशन मांगे गए थे, बट बदकिस्मती हमारी ये, हम लोग रिकमेंडेशन नहीं देते इसी चीज के अंदर। मान लीजिए जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो इलेक्शन के टाइम पर हर कोई जो होता है वो क्या देखता है, अरे यार ये मतलब किसी धर्म के बारे में बोल रहा है, ये उस धर्म के बारे में बोल रहा है, यार ये मेरी जाति के बारे में बोल रहा है, ये मेरे जाति या ये मेरे एरिया के बारे में बोल रहा है। हर कोई इसी के बेस पर बट करके अपने यहाँ पर वोट को दे देता है, जो कि बड़ा कीमती वोट होता है उसका। लेकिन क्या जो यहाँ पर आपकी जो गवर्नमेंट होती है, जो कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर खड़ी होती है, उस गवर्नमेंट का जो भी आपका कैंडिडेट होता है, क्या आपने उसके मैनिफेस्टो को पढ़ा है? बताओ कितने लोगों ने उसके मैनिफेस्टो को पढ़ा है कि उस मैनिफेस्टो के अंदर आपको क्या क्या चीजें देने वाले हैं, उस मैनिफेस्टो के अंदर ऐड करवाओ कि भाई एक आपका वैकेंसी का कैलेंडर भी निर्धारित करे हमारे लिए। जैसे टाइम टू टाइम पर आप लोग सीटेट कंडक्ट करवाते हो, एक वैकेंसी का कैलेंडर निर्धारित करिए, टाइम टू टाइम पर वैकेंसी हम लोगों के लिए निकलवाइए। अगर आप लोग ये करवाते हो तो आपको वोट देंगे, नहीं करवाते तो भाई फिर हम आपको नहीं देंगे, हम दूसरे कैंडिडेट से बात कर लेंगे। उस टाइम पर आप लोग नहीं करते हो, उस टाइम पर लोग बट जाते हैं या उनको बांट दिया जाता है। मैं बटने वालों की ज्यादा गलती मानता हूं, ना कि बांटने वालों की। उनका जो काम है वो सही करते हैं, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए। अगला है समावेशी शिक्षा, यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो स्कूल का हिस्सा होनी चाहिए। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, सबसे महत्वपूर्ण जो जोर दिया है किस पर दिया है, इंक्लूसिव एजुकेशन पर, जहां पर सभी बच्चों को समान रख के समान शिक्षा देनी है। जहां वही वाली बात कही है, जहां दिव्यांग बच्चे भी है, हाशिए के वर्ग के बच्चों को समान अवसर मिले। मतलब कोई पिछड़ी जाति का बच्चा आ रहा है, कोई अति पिछड़ी का आ रहा है, कोई हाशिए पर समूह ऐसा जा चुका है जिसको मतलब लौटने की बहुत कम उम्मीद है, तो आपको वहां पर बढ़ावा ज्यादा से ज्यादा उसको देना चाहिए। और इंक्लूसिव एजुकेशन की जो मुख्य धारा है उसके अंदर आपको उसको सम्मिलित यहां पर करना चाहिए, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। अब देखिए ये जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये सब पेडागोजिकल चीजें है, और पेडागोजी की दुनिया के अंदर कोई किताब नहीं है जो आपको पेडागोजी समझा देगी। वो तो जब एक टीचर यहां पर आपको बच्चों को समझाता है ना, उस प्रकार से आपकी पेडागोजी फिर बच्चों की समझ में आती है। उसकी यहां पर जो थिंकिंग होती है ना, वो यहां पर चेंज हो जाती है कि यार हाँ, एज ए टीचर हमें बच्चों को ये काम करना है। इसलिए मैंने कहा पेडागोजी में बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आपका एनसीएफ 2005, ठीक। स्कूलों को पुस्तकालय यानी जो लाइब्रेरी होती है, प्रयोगशाला यानी जो लेबोरेटरी होती है, और जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी की प्रयोगशाला होती है उससे सुसज्जित होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल की बात करता हूं, तो उसके अंदर ये सभी सुविधाएं वहां पर आपको उपलब्ध है। अगर मैं बात करता हूं आपके स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल की बात करता हूं, तो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर ये सुविधाएं आपके अभी तक उपलब्ध नहीं है। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एनईपी 2020 के अंदर आपके एक चैप्टर के अंदर ये वाली बात कही हुई है
कि जो प्राइवेट स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जो प्राइवेट स्कूल है और जो गवर्नमेंट स्कूल है, अगर वो चाहे कि तो अपने जो संसाधन होते हैं, जैसे मान लीजिए प्राइवेट स्कूल के अंदर लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है, सरकारी स्कूल के अंदर ग्राउंड बहुत बढ़िया है, तो अपने इन संसाधनों को यहां पर क्या काम कर सकते हैं, यहां पर एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब ये नहीं है उसका ग्राउंड पाड़ कर ये लिया है, उसकी लाइब्रेरी पाड़ कर ये लिया है ये वाला काम नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी बच्चे को कोई खेल खेलना है तो वहां पर सरकारी स्कूल में जाकर वो प्ले ग्राउंड में जाकर खेल सकता है। अगर किसी बच्चों को लाइब्रेरी के अंदर जाकर किताबें पढ़नी है, कुछ और आगे की किताबें पढ़नी है, मेक श्योर एनसीएफ 2005 ने आपके पुस्तकालयों के अंदर एक पॉइंट यहां पर और उल्लेखित किया हुआ है कि बच्चों को लाइब्रेरी के अंदर आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते कि आपको यही किताब पढ़नी है। बच्चे की यहां पर जो चॉइस होगी, क्या होगी, बच्चे की यहां पर जो चॉइस होगी, उस चॉइस के अकॉर्डिंग यहां पर बच्चों को किताब पढ़ने का अवसर है लाइब्रेरी के अंदर। जैसे हम लोग जब लाइब्रेरी के अंदर जाते थे तो जो टीचर था हमारा, वो पहले कह देता था अबे चलो आज ज्योग्राफी पढ़ना सारे के सारे मिलके, ठीक है, बस इस तरीके से बोल देता था। नहीं, अब जो बच्चे की मर्जी होगी, चाहे वो कोई भी किताब पढ़े, उसको यहां पर पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। और जो मैंने आपको रूल बताया, चैप्टर बताया कि एनईपी 2020 कहता है कि आपस में जो आपके रिसोर्सेज है उनका एक्सचेंज आप लोग कर सकते हो, ठीक है, यानी प्राइवेट स्कूल का एक्सचेंज आप लोग यहां पर कर सकते हो। आई थिंक स्कूल एंड एनवायरमेंट से संबंधित जो पॉइंट थे वो यहां पर आपकी समझ में आए होंगे। आपने देखा होगा किस प्रकार से जो मैंने आपको चीजें बताई हुई है वो यहां पर आपके दिमाग में अच्छी तरीके से एंटर की होगी, और किस प्रकार पेडागोजिकल अप्रोच है वो यहां पर आपकी चेंज हुई होगी, ठीक है। हमारे यहाँ गेम्स ऐसा ही होता है, हाँ बिल्कुल होता होगा, क्योंकि एनईपी 2020 तो आपका अब इंप्लीमेंट होती जा रही है, ठीक। हमारे स्कूल में लाइब्रेरी थी नहीं, मैंने कहा ना, जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल है उसमें खासकर लाइब्रेरी की सुविधा अभी खासकर नहीं है, वो काफी स्टेट के अंदर। अब मान लीजिए दिल्ली के अंदर चले जाओगे, वहां पर तो हर स्कूल के अंदर लगभग आपको लाइब्रेरी की सुविधा देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो और स्टेट रहते हैं बाकी के, वहां पर अभी ये सुविधाएं देखने को नहीं मिले, ठीक है। यहां तक अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप लोग पूछिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट की ओर बढ़ने वाला हूं, जो आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक सामने दिख रहा है, ठीक है। हाँ, इसने क्या मैसेज आपका, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई सब क्लियर है, मैं आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक, देखिए अब बात करते हैं आपके सिस्टमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, एक सेकंड रुको, ठीक है। अब देखो ये किस प्रकार के आपके होनी चाहिए, देखिए गुणवत्ता की निगरानी के लिए एकेडमिक योजना की आवश्यकताओं को कवर करता हूं। अब देखिए गुणवत्ता की जो योजना है, एक टीचर है गुणवत्ता की योजना बनाएगा, किस प्रकार से मुझको बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है। मान लीजिए मैं हूं, मुझसे आप लोगों ने बैच परचेज करा, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझको बच्चों को क्या चीज पढ़ानी है, क्या चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको यहां पर देनी है, क्लास के अलावा मैं इनको क्या क्या चीजें दे सकता हूं, तो यहां पर मेरी जिम्मेदारी वो यहां पर बनती है। उसी प्रकार से स्कूल के अंदर टीचर की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। वहां से मुंह नहीं मोड़ना है, अरे मेरा काम थोड़ी है, कर लेंगे अपने आप कर लेंगे ये वाली मत रख लेना, ठीक है। तो इसमें आपको आवश्यकता है ऐसी एकेडमिक योजनाओं को कवर करने के लिए, जिसके बारे में आपके 2009 वाले के अंदर भी टीचर एजुकेशन के अंदर बात कही हुई थी, ठीक है। तर्क और रचनात्मक क्षमताएं जो होती है ना, वो रोट लर्निंग की जगह ले सके, ये वाली बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। पार्ट 1 के अंदर एनसीएफ के जो 5 सिद्धांत है उसके अंदर एक सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चों को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी कि रोट लर्निंग से उनको मुक्त किया जाए। उनके अंदर क्या चीज क्रिएट की जाए, उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, क्या की जाए, लॉजिकल थिंकिंग या फिर क्रिएटिव थिंकिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसी चीजों का डेवलपमेंट बच्चे के अंदर ज्यादा आपको करना चाहिए। अब वाला काम नहीं है रोट लर्निंग का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौका, वो नहीं चलेगा। अब यहां पर आपको समझाना पड़ेगा चीजें, आपको एक्टिविटी करके समझानी पड़ेगी बच्चों के साथ, आपको टीएलएम के माध्यम से समझाना पड़ेगा। अगर आप लेक्चर दे रहे हो, उस लेक्चर के अंदर वैरायटी रखनी पड़ेगी। एज ए टीचर पता है आपको क्या ध्यान है, टीचर को अपनी आवाज के साथ भी उतार चढ़ाव करना चाहिए, पता है आपको ये बात। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते मैं कहूं ओए ये देखो ध्यान से, तो एकदम आप क्या हो जाओगे, आपका अटेंशन, आपका जो अवधान है सीधा यहां पर लग जाएगा कि अरे मतलब कुछ बीच में क्या बोल दिया सर ने, कभी मुझे तो नहीं बोल दिया। ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था ना अवधान के बारे में, अटेंशन के बारे में। देखिए जब सेंसेशन होती है, सेंसेशन के बाद आपका अटेंशन होता है, उसके बाद वो परसेप्शन बनाता है चीजों के बारे में। तो जैसे ही मैंने अपनी आवाज में कुछ बदलाव करा, मैंने कहा बेकार इधर देखो तो कहा किसे बेकार बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आपका ध्यान एकदम
टॉपिक पर लग जाएगा। तो टीचर को अपनी आवाज में उतार चढ़ाव भी यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ चीजें होती है, एज ए टीचर आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। हो जाएगी धीरे धीरे करके, मैं आपको बताता जाऊंगा, परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ऐसी गतिविधियां, ऐसी एक्टिविटीज को बच्चों को बढ़ावा दे जिससे शिक्षार्थी एक्टिव शिक्षार्थी बन सके। देखो सिंपल सी बात है यार, एनसीएफ 2005 आपका रचनावाद पर आपका आधारित है, तो वहां पर रचनावाद क्लियर कहता है कि बच्चा किसके माध्यम से सीखे, एक्टिव होकर सीखे। अगर बच्चा एक्टिव नहीं होगा तो फिर वही करना पड़ेगा टीचर को, ओए बेकार, या एकदम तेज आवाज करनी पड़ेगी, ओए याद देखो तो बच्चा कहेगा वे ये क्या कह रहे हो, मैं एकदम सीधा वहां पर ध्यान जाएगा। अगर बच्चे को आप किसी एक्टिविटीज के अंदर भाग ले दोगे, बच्चों को खुद करके सिखाने पर जोर दोगे, बच्चे के जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उनको क्लासरूम के अंदर लाओगे, तो बच्चा खुद एक्टिविटी करके उस ज्ञान को यहां पर अर्जित कर पाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक। ऑडियो चेक प्लीज। अबे भाई मैं, अच्छा आवाज सही नहीं आ रही है, अब सही है? अच्छा, ये दोबारा सुनना है, ओए इधर पढ़ लो है, सही आ रही है ना आवाज? अच्छा बीच में हुई थी 10 सेकंड के लिए, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अगला है कि करिकुलम में आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच विकसित करना चाहिए। इसके बारे में एनईपी 2020 ने इसे कहा कि भाई इस टॉपिक को उठाकर पूरा दे दो, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बना दिया एनईपी 2020 के अंदर कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई एक सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपने एक बात देखी है, जैसे पहले की जो शिक्षा प्रणाली होती थी, एक टीचर रहता था, एक गुरु रहता था, या मान लीजिए जो पहले और भी एंशिएंट टाइम में आप लोग जाओगे तो एक ही सिर्फ गुरु रहता था, वो सारी चीजें बच्चों को पढ़ा देता था लाइन से एक एक करके। लेकिन आज की डेट के अंदर मैथ्स का अलग टीचर है, ईवीएस का अलग सोशल साइंस का अलग टीचर है, साइंस का अलग टीचर, हर किसी का अलग अलग टीचर है। पहले एक ही टीचर सबको पढ़ा देता था। तो यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए कि बच्चों को सभी सब्जेक्ट को एक साथ समावेशित करके आपको उसको यहाँ पर पढ़ाना यहाँ पर चाहिए। जैसा आजकल बहुत सारे कॉलेज है, वहां पर आपके कई सारे मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाए जाते हैं, जबकि कोई कॉलेज ऐसा होगा जहां पर एक प्रकार की आपकी डिग्री या ग्रेजुएशन या जो भी डिप्लोमा वो यहाँ पर करवाई जाती है, उसके जगह यहां पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को यहां पर ज्यादा कहा है। शिक्षा प्रणाली में कंटिन्यूअस इवोल्यूशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया हुआ है। अब देखिए ये तो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, असेसमेंट और इवोल्यूशन का जो आपका चैप्टर है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था सीसीई यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूअस आपका इवोल्यूशन है कि बच्चे का लगातार मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपका हर टेस्ट के बाद या हर क्लास के बाद या हर हफ्ते के अंदर एक टेस्ट ले लूं, तो आपका कंटिन्यूअस मूल्यांकन वो भी इसके अंदर आपका एक प्रकार से आप लोग इसको मान सकते हो। लेकिन उससे भी बढ़िया तरीका रहेगा, मैंने यहां पर क्वेश्चन पूछा और फिर पूछा बताओ भाई इसका आंसर सही क्या होगा, वहां पर एग्जैक्ट पता लग जाएगा। जो बच्चे की गलती होगी तुरंत उसको यहां पर ठीक भी किया जा सकता है। तो ये जो आपके जैसे टेस्ट होते हैं इस प्रकार के, वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, उससे बेटर रहता है कि बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही उससे क्वेश्चन पुटअप करना, या फिर बात कर सकते हो यहां पर आपके इसके साथ में फॉर्मेटिव असेसमेंट को भी आप लोग ले सकते हो। किसको? फॉर्मेटिव असेसमेंट को भी आप लोग ले सकते हो, जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आपका चलता है, ठीक है। तो लेकिन आपके कंटिन्यूअस ये आपका चलता रहेगा तो आपका ज्यादा प्रभावी रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ आपके सुधार है, उनकी बात कही हुई है। आगे बात करते हैं अगला सब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है या इसके बारे में यहां पर पढ़ भी रहे हो। अब देखते हैं इसकी पेडागोजी के बारे में आपका एनसीएफ 2005 क्या कहता है, उसके बारे में नजर डालते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक भाई, चलिए देखिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार की ईवीएस टीचिंग यहां पर होनी चाहिए, उसके बारे में जरा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए एनसीएफ 2005 पहले तो यही आ गया कि जो आपका 2000 था उसने सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को क्लास 5 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए समर्पित दो अलग अलग बजाय के प्राथमिक स्तर के लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाया जाए। देखिए सिफारिश बेसिकली इनसे करी थी, लेकिन अगर आप लोगों को ध्यान हो तो इस पॉइंट को मैं कई बार अपनी ईवीएस की क्लास के अंदर बता चुका हूं। मुझे बताइए कि सिफारिश तो आपके 2000 ने करी थी, इंप्लीमेंट आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन का फिर आपका 2005 ने करवाया। किसने करवाया? 2005 ने करवाया कि बच्चों का जो ईवीएस का जो करिकुलम होगा तो वो आपका इंटीग्रेटेड होगा, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट ईवीएस के अंदर आपको पढ़ाने हैं। अब देख लीजिए ईवीएस पढ़ाई जाती है आपकी क्लास 3rd, 4th और 5th के अंदर पढ़ाई जाती है, इसी के अंदर तो आपकी ईवीएस पढ़ाई जाती है। अब इस जो आपकी ईवीएस रहेगी, इसी ईवीएस के अंदर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? इसी ईवीएस के अंदर बच्चों को सोशल साइंस पढ़ानी है, इसी ईवीएस के अंदर बच्चों को साइंस पढ़ानी है, इसी ईवीएस के अंदर बच्चों को पेडागोजिकल अप्रोच पढ़ानी है। क्या पढ़ानी है? पेडागोजिकल अप्रोच यहां पर पढ़ानी है।
और इसी ईवीएस के अंदर बच्चों को आपको खुद ईवीएस यहां पर पढ़ानी है। ठीक है, तो ये सभी सब्जेक्ट को आपको इंटीग्रेट आपको करके पढ़ाना है, जिसके बारे में इसको लागू मतलब ये करा था एनसीएफ 2005 ने, फिर इसको किया था। मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है जो कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि 1975 वाला था, उसने आपका ईवीएस शिक्षण के बारे में क्या कहा था, कितने सब्जेक्ट के बारे में कही थी या नहीं कही थी, जरा उसका कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। 4 क्वेश्चन यहां से आपके बन गए जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हुए। ठीक है, तो ईवीएस की कैसी अप्रोच है, आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोच है, एकीकृत अप्रोच के माध्यम से आप लोग पढ़ाइए, यानी एक सब्जेक्ट के अंदर बाकी के सभी सब्जेक्ट को आपको इंटीग्रेट करके यहां पर आपको पढ़ाना है। ठीक, अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग आपके ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य की बात करते हैं। कमेंट के अंदर तेजी हो गई, यानी आंसर आप लोग दे रहे हो। ठीक है, हाँ क्या आंसर है भाई? बीपीएससी वाला बैच अभी तक पूछ रहे हो? अरे भाई बीपीएससी वाला बैच अगर आप लोगों ने अभी भी ज्वाइन करा तो आप लोग मतलब कवर कर जाओगे, अगर आप लोगों ने पूरा जुलाई अच्छे से खींच दिया और अगस्त में प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आंसर इसका कोई नहीं देता, क्लास के अलावा इधर उधर की चीजों में लगे रहते हो। ठीक है, देखिए अब दे ईवीएस के उद्देश्य क्या होते हैं। ईवीएस के बेसिकली उद्देश्य के बारे में कहता है कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच में आपको संबंधों का पता लगाने और समझाने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करने की बात करता है। ठीक है, किसके बीच में? प्राकृतिक के बीच में, सामाजिक के बीच में और सांस्कृतिक वातावरण के बीच में। इनफैक्ट ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पहले पूछा भी जाता था। ठीक है, आई थिंक मुझे नहीं पता कि मतलब ऐसे क्वेश्चन को सीधा एज इट इज यहां पर पूछने का बेसिकली मतलब क्या होता है। मतलब यहां पर मेरे अकॉर्डिंग यहां पर बनता है जो यहां पर एनसीएफ 2005 ने कही हुई है कि सिंपल सी एक बात तो इसने बता दी कि बच्चों को जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसको वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके पढ़ानी है। अगर हम बच्चों को ईवीएस पढ़ा रहे हो तो वातावरण के बीच में संबंध तो पता लगाएगा, लेकिन उसने कहा प्रकृति, समाज और संस्कृति के बीच में भी संबंध लगाइए। इसका मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल बहुत पहले देता था जब मैं करवाता था सीटेट के एग्जाम की तैयारी के बीच में, जैसे तुलसी का पौधा है, तो तुलसी का पौधा आपका प्राकृतिक रूप से भी बड़ा आपका अच्छा माना जाता है, सामाजिक रूप से भी मतलब उसको बड़ी वैल्यू दी जाती है क्योंकि एक औषधीय पौधा होता है। ठीक है, और आपके संस्कृति के रूप में भी उसको क्या किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो मतलब इस प्रकार से वातावरण के बीच संबंध यहां पर बनाने की बात करता है एनसीएफ 2005 कहता है। मतलब एक अच्छी अप्रोच मुझे यहां पर लगी, लेकिन इसके बारे में डिटेल प्रकार से व्याख्या किस प्रकार से उसको कहना चाहता था। देखिए एनसीएफ 2005 का डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसको अगर कोई बहुत बड़ा विद्वान होगा ना, मतलब जो अब ये तो नहीं कह सकते कि मतलब यशपाल जी आ जाएंगे वो इसको सही से समझा पाएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे है, कुछ अप्रोच ऐसी है जिसको यहां पर एक्यूरेट यहां पर मतलब डिफाइन नहीं किया जा सकता उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझनी है। आगे बात करते हैं, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, जीवित अनुभवों और जीवन के भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को लिया गया है, ना कि अमूर्तता को। देखिए अमूर्तता को क्यों नहीं लिया गया, एब्स्ट्रैक्ट को क्यों नहीं लिया गया? छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को जो भी चीज आप दिखाओगे, पहली चीज तो वो दिखाई जो उसके वास्तविक जीवन से कनेक्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज वो दिखाइए जो बच्चे के कॉन्क्रीट शेप में मूर्त चीज में हो, जिनको बच्चा देख सकता हो, पकड़ सकता हो, ऐसी चीजों को कराइए। आपके किसके अंदर? ईवीएस के अंदर। तो ईवीएस के अंदर जो आपका कई बार कुछ पूछ लिया जाता है, ईवीएस पैडागोजी के अंदर जो ईवीएस का जो आपका शिक्षण है वो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए? आपका सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आपका सरल से कठिन की ओर आपका होना चाहिए। ठीक है, यानी पहले हमको उनको कंक्रीट चीजें करानी है, फिर उसके बाद उसको एब्स्ट्रैक्ट चीजों की ओर उसको लेकर जाना है। ठीक है, अगला है सामाजिक घटना के बारे में बच्चों को उत्सुक बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता और संसाधनशीलता पैदा करना, परिवार से शुरू करना और व्यापक स्थानों पर जाना। अब देखिए मान लीजिए कोई सामाजिक घटना हो गई, जैसे मान लीजिए कोरोना हो गया, समाज के अंदर एक घटना हो गई, बहुत बुरी दुर्घटना होगी कोरोना, तो यहाँ पर बच्चों को अवेयर कराया जाएगा कि बेटा एक गंभीर बीमारी आ गई है और गंभीर बीमारी इस प्रकार से है और इस प्रकार से अपने आप को साफ रखना, हाथ यहाँ पर साफ करने, हैंड वॉश यहाँ पर करने हैं। ठीक है, अगर बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर डेवलप होगी, वो पूछेगा क्यों, मतलब ऐसा क्यों कह रहे हो आप लोग, तो आप उसको समझाइए कोरोना के बारे में, उसके दुष्परिणाम के बारे में आप फिर बच्चों को यहाँ पर समझाइए। ठीक है, तो अगर समाज में किसी प्रकार की घटना होती है तो उसको उत्सुकता के लिए भी आपको यहाँ पर काम करना चाहिए, ना कि उसकी आंख बंद करनी चाहिए। हर चीज के बारे में बच्चों के साथ आपको डिस्कशन यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण, कलाकृतियों, लोगों सहित के बीच में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। सेम वही बात है, क्रिएटिविटी तो सभी के बीच में आपको यहाँ पर डेवलप करनी है।
अगला पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान आदि के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और साइकोमोटर जो आपकी स्किल्स होती है उनको प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और आपका जो व्यवहारिक गतिविधियां है उसके अंदर आपका शामिल करना चाहिए। देखिए सिंपल सा आपके आगे डिस्कवरी लर्निंग की बात आ गई, खोजपूर्ण की बात आ गई। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी डिस्कवरी लर्निंग अलग है और डिस्कवरी मेथड आपके देने वाले अलग है। ठीक है, डिस्कवरी मेथड आपके एच ई आर्मस्ट्रांग ने दी थी और डिस्कवरी लर्निंग आपके किसने दी थी? किसने दी थी बताओ जल्दी? ब्रूनर साहब ने दी थी। ठीक है, तो अगर आपको जहां पर बच्चा खोजबीन के माध्यम से सीख रहा है वो सबसे बढ़िया और इफेक्टिव तरीका आज की डेट के अंदर आपका माना जाता है। ठीक है, बच्चों के विचारों और समझ को बढ़ाने के लिए वस्तु से जानकारी प्राप्त करें। ठीक, तो वस्तु से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, चाहे कोई भी आपका कंटेंट हो। मान लीजिए बोर्ड आपके सामने दिख रहा है या मान लीजिए पेन दिख रहा है, तो उससे जानकारी प्राप्त करके बच्चों के विचार और समझ को बढ़ाइए। ठीक है, गतिविधियों को डिजाइन करते समय विशिष्ट उद्देश्यों को स्पष्ट करने की आवश्यकता यहां पर होगी। अब मान लीजिए कोई भी एक्टिविटीज यहां पर डिजाइन कर दी कि भाई मान लीजिए बच्चों को हमको यहां पर किसके बारे में सिखाना है, हमको सन के बारे में सिखाना है, तो आपने कुछ एक्टिविटीज यहां पर डिजाइन कर दी। ठीक है, जैसे यूपी के अंदर पूर्वांचल की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो उस तरफ जो गर्मी होती है, ठीक, यानी जो धूप होती है, तो उस तरफ धूप को जो बच्चे होते हैं, तो बच्चे धूप को बोलते हैं, बच्चे का मतलब जो बड़े भी होते हैं वो धूप को बोलते हैं घाम लग रही है। जब पूर्वांचल यूपी की तरफ जाओगे आप, पूर्वी यूपी की तरफ जाओगे, तो वो धूप को बोलते हैं कि घाम लग रही है। ठीक है, कि सर जी घाम लग रही है, तो घाम का मतलब होता है कि जो धूप बेसिकली आ रही है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक्टिविटीज कराइए सन के बारे में, सूरज के बारे में, कि देखो आज सूरज के बारे में एक्टिविटीज कराएंगे, कुछ टीएलएम लेकर आ गए। तो यहां पर अगर आपको इस प्रकार का डिजाइन आप तैयार कर रहे हो, तो उस डिजाइन तैयार करने में यह मत भूल जाना कि आपका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि उस कंसेप्ट को, उस चैप्टर को बच्चों को आपको समझाना है। इस चीज को आप लोग भूल मत जाना। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए? ठीक है भाई, ठीक है, आगे बात करते हैं भाई आपके। अच्छा, ये पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए, देखो जागरूकता तो वही आ गई ना आपके सेम, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस आ गया, उसके बारे में जागरूकता विकसित करो। देखो कुछ इंसिडेंट हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एकदम ऐसी बीमारी आती है जो सीजनल होती है, तो कुछ ऐसी सीजनल बीमारी आई थी जिसमें जो अगर आप लोग पिछड़े जो जिले की तरफ अगर आप लोग जाओगे, अगर मान लीजिए आप किसी आकांक्षी जिले की तरफ चले गए, तो वहां पर लोग बाग इतने वेरी नहीं यार चीजों के बारे में जितना आप लोग सोचते रहो। ठीक है, उनको यही नहीं पता कि ये पर्टिकुलर कौन सी बीमारी है, इसका इलाज कहाँ पर होता है, इतने पर्याप्त मात्रा में साधन ही नहीं है। तो वहां पर कोई ना कोई सीजनल बीमारी आ जाती है और बच्चों को लपेट लेती है और बेचारे बच्चे मर भी जाते हैं उसके अंदर। तो वहां पर आप लोग क्या काम कर सकते हो जागरूकता के लिए? एज ए टीचर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? ठीक है, ये चीज तो हमने देखी है। तो एज ए टीचर आपकी वहां पर क्या जिम्मेदारी बनती है? आप वहां पर होर्डिंग का यूज करो, आप वहां पर बैनर लेकर घूमो, आप बच्चों से कुछ ऐसी फ्रेम चेंज करवाइए, रैली निकलवाइए वहां पर बच्चों से। ठीक है, गांव के अंदर रैली निकलवाइए और उस रैली के माध्यम से, ठीक है, उस रैली के माध्यम से बच्चों के साथ साथ गांव वाले भी अवेयर होंगे कि यानी कोई बीमारी चल रही है, इस प्रकार से फैल रही है और इसमें काफी लोग मर रहे हैं, बड़े भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण के बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी। और मान लीजिए अगर कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है, तो फिर उसका दुष्परिणाम बता दीजिए कि देखो पेड़ नहीं रहेंगे तो बचेगा क्या, हम सांस नहीं ले पाएंगे, बिना सांस के हम जी नहीं पाएंगे। इस तरीके से तो जो भी पर्यावरण के मुद्दे होते हैं उसके बारे में आपको बच्चों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करनी होती है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए? ठीक है, आगे देखते हैं। कक्षाओं को बच्चों को हायर ऑर्डर थिंकिंग के प्रश्न पूछने में सक्षम करना चाहिए। देखिए मैंने आपको बता चुका हूं, जब मैंने आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बताई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था, लोड्स बताया था, हॉर्स बताया था, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के ऊपर सबसे ज्यादा आपका विकास किया जा रहा है आपके जितने भी स्कूल है, कि बच्चे की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है उसको ज्यादा डेवलप किया जाए। ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाए किताब के अंदर, क्या बोल रहा हूं मैं, किताब के अंदर, या बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए जिससे बच्चे की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है ना, वो ज्यादा यहाँ पर डेवलप की जाए। ठीक, तो इसके बारे में आपका ये एनसीएफ 2005 कहता है। ये आपके एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग 6 थीम है जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी होगी। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इन थीम से यहाँ पर अवेयर, यानी कि यहां पर इनके बारे में ना जानता हो। ठीक है, तो ये 6 थीमें आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, चाहे तो एक बार मैं इनको बोल देता हूं, वरना ईवीएस की 6 थीम आपको सभी को याद है।
और बेसिकली इन पर आधारित कई क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। मोस्टली क्वेश्चन आपके जो आपके ईवीएस की जो 6 थीम होते हैं इन पर आधारित आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, पेडागोजिकल क्वेश्चन आता है, कंटेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गई, फूड हो गई, वाटर हो गई, शेल्टर हो गया, ट्रेवल हो गया, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो ये आपकी 6 थीम है। तो ये आपके एनवीएस के अकॉर्डिंग यहां पर इसको बताया गया है। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंड्स ये आपके 3 चैप्टर थे जो सबसे ज्यादा आपके महत्वपूर्ण थे एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, और तीनों ही चैप्टर मैंने यहां पर आपको कंप्लीट करा दिए जो सबसे ज्यादा मेन आपके थे। तो आपका पार्ट 1 और आपका पार्ट 2 यहां पर होता है आपका खत्म। ठीक है, तो आप लोगों का जो एनसीएफ पूरा 2005 है उस 2005 को मैंने पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से बताया। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, आपकी पेडागोजिकल जो अप्रोच है, सोचने की क्षमता है, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से उनको शिक्षण देना है या और चीज अप्रोच का यूज करना है, आपके एनसीएफ 2005 के माध्यम से विकसित हुई है नहीं हुई है। इसलिए मैंने कहा था बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आपके। अगर मान लीजिए आप पेडागोजी को सोल्व करते हो, सब्जेक्ट पेडागोजी को भी आप लोग यहां पर सोल्व करते हो। यहां पर होता है चैप्टर आपका खत्म। कोई क्वेश्चन पूछना है जल्दी से क्वेश्चन को पूछ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चन को एक एक करके ले लेता हूं। ठीक है, या कोई चीज पहले वो पूछे जो आपको चैप्टर में समझ में नहीं आए, फिर बाद में टाइम दूंगा अगर आपको कुछ और चीज यहां पर पूछनी है तो। ठीक है, ठीक है भाई, पूछिए अब क्या क्वेश्चन आपका। ठीक है, ठीक, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। गुड नाइट करने लग जाते हो जल्दी से। ठीक है, हाँ भाई, बीपीएससी वाले देखो बिहार वालों के लिए टेंशन की बात है। मैंने कहा ये जो आपका अधिसूचना जारी हुई है इसका दोनों के ऊपर आपका पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिलेगा। बिहार वाले बच्चों के लिए जाए एक बहुत बुरी खबर है, अदर स्टेट वाले बच्चे जो है उनके लिए अच्छी खबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि बार बार जो ये आप संशोधन करे जा रहे हो एक बारी में नहीं कर सकते क्या? एक बारी में करके अपना टेंशन फ्री करा करो सभी को। बच्चा मानसिक रूप से वैसी प्रताड़ित है, इतनी साल से वैकेंसी निकली, फिर एक नया पेपर जोड़ दिया, फिर बार बार रोज उसमें संशोधन होते जा रहे हैं। सब यही हाल है इसके अंदर। ठीक है, और पूछे आपको चैप्टर से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन हो वो पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा और कोई आपको पूछना है तो। ठीक है, हाँ, ठीक है, अच्छा, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट और आपका इवेल्यूट प्रमोद तिवारी, वेरी गुड भाई। ठीक, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इनको क्या थे आपके जो 5 ही इन्होंने बच्चों ने बताया। हाँ, अच्छा, आप लिख रहे हो? नहीं नहीं, जो अभी 5 ही वो प्रमोद ने बताया, जो उस लड़के ने बताया आपके, वही आपके। एक होमवर्क करके लाना सारा, मुझसे पूछ लोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। ठीक है, उसने भी तो लिखा, पता नहीं उसने गूगल से तो ना कर लिया सर्च ठीक है, कुछ बच्चे और भी लिख रहे हैं। हम्म, ठीक है, और पूछे कोई और समस्या क्वेश्चन हो। हाँ, यूट्यूब पर मैं नहीं था, मैं बिजी था किसी काम में, बट आपकी छुट्टी नहीं हो सकती थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई मुझे लग नहीं रहा आपको दिक्कत है। ज़्यादातर कुछ बच्चे बीपीएससी का ज़्यादा पूछ रहे हैं, और जिसके बारे में आज की यूट्यूब वीडियो पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसको जाकर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और दूसरे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इनको रिवाइज कर लेना। थैंक यू।